हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी द्वारा आयोजित सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारी कक्षा में जो समाजशास्त्र और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बार समाजशास्त्र और एमएसडब्ल्यू दोनों के लिए सेट में और एपी में एक ही पेपर होगा और वो पेपर किसका होगा? सोशोलॉजी का। ये आपको मैंने सबसे पहले वाले अपना जो वीडियो था उसमें बता दिया है। और समाजशास्त्र की कक्षा में हमने यूनिट नंबर 1 जो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है और उसमें शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपराएं ये स्टार्ट कर दिया था। और शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपराओं में दुर्खीम हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। दुर्खीम के 2-3 सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक एकता एवं श्रम विभाजन। ये जो दुर्खीम का टॉपिक है, दुर्खीम का सिद्धांत है सामाजिक एकता एवं श्रम विभाजन, ये आपस में इंटरलिंक है, तो दैट हम इसको साथ साथ पढ़ेंगे। और ये सामाजिक एकता एवं श्रम विभाजन ये एक्चुअली जो जुड़ा हुआ है वो दुर्खीम की पुस्तक में इसका वर्णन है। और दुर्खीम ने एक पुस्तक लिखी थी, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये 1893 में लिखी थी। एक्चुअली ये दुर्खीम की सबसे पहली पुस्तक है। और ये जो पुस्तक है एक्चुअली इसी पुस्तक, ये जो सब्जेक्ट है उनका, ये विषय, इसी से इन्होंने क्या किया था? पीएचडी किया था। दुर्खीम के जो पीएचडी, उस पीएचडी का जो विषय था वो क्या था? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो आप ये बोलें कि दुर्खीम के थीसिस को बोल सकते हैं आप इसे, या दुर्खीम के पीएचडी का विषय बोल सकते हैं, दुर्खीम की पहली पुस्तक भी बोल सकते हैं। और ये जो पीएचडी था मैंने आपको बताया था पेरिस यूनिवर्सिटी से था। और ये समाजशास्त्र का पहला पीएचडी था और उसके बाद दुर्खीम समाजशास्त्र के पहले प्राध्यापक बने थे। चलिए देखते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो पुस्तक है ये 2 भागों में या 2 खंडों में बटी हुई है। जो पहला खंड है इसका, उसमें सामाजिक एकता, आप एकता की जगह यहाँ पे कई बार शब्द सुदृढ़ता भी आता है। क्या आता है? सुदृढ़ता। तो सामाजिक एकता या सामाजिक सुदृढ़ता का वर्णन है किसमें? प्रथम भाग में। और द्वितीय भाग में किसका वर्णन है? वो श्रम विभाजन का वर्णन है। तो देखिए यहीं से आपके 3 से 4 प्रश्न बन जाते हैं कि दुर्खीम की सबसे पहली पुस्तक, तो दुर्खीम की सबसे पहली पुस्तक कौन सी हो गई? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। बेसिकली फ्रेंच में लिखी थी, बाद में उसका ट्रांसलेशन हुआ था। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कितने खंडों में विभाजित है, तो ध्यान रखिए 2 खंडों में विभाजित है। और प्रथम खंड में सामाजिक एकता का वर्णन है। ये कई बार पूछने में भी आता है कि श्रम विभाजन का वर्णन दुर्खीम की किस पुस्तक में है या फिर किस खंड में है उसके। तो दूसरे खंड में श्रम विभाजन का वर्णन है। चलिए हम थोड़ा सामाजिक एकता और श्रम विभाजन, इसको मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। एक्चुअली सामाजिक एकता जो शब्द आ जाता है, सामाजिक एकता की यदि हम चर्चा करें तो देखिए सामाजिक एकता बहुत सामान्य शब्द है। सामाजिक एकता सोशल सॉलिडेरिटी बोलते हैं इसको। तो सामाजिक एकता से मतलब ये हो जाता है कि देखिए कोई भी समाज है, उस समाज को आपस में बांधे रखने के लिए, दुर्खी में कहते हैं कि किसी भी समाज को बांधे रखने का जो काम करती है वो क्या करती है? सामाजिक एकता करती है। ठीक है, यूनिटी आप बोल सकते हैं, सॉलिडेरिटी इसका सही ट्रांसलेशन है। तुर्कीम का ये कहना है कि जितने भी समाज हैं उन सभी समाजों में सामाजिक एकता आपको देखने को मिलेगी और उसी सामाजिक एकता से ही वो समाज बना हुआ रहता है, यूनाइट रहता है। तुर्कीम का ये कहना है कि ये जो सामाजिक एकता है ये 2 प्रकार की होती है। और एक कहलाती है यांत्रिक एकता यानी मैकेनिकल सॉलिडरिटी, और दूसरी कहलाती है सावयवी एकता। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि दुर्खीम सामाजिक एकता के कितने प्रकार बताते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 प्रकार बताते हैं। कौन कौन से? यांत्रिक एकता और सावयवी एकता।
यांत्रिक शब्द जो है वो यंत्रवत, यानी यंत्रवत से मतलब हो जाता है कि एक जैसा कार्य, यानी एक समान कार्य। तो दुर्खिम का ये कहना है कि यांत्रिक एकता जो उत्पन्न होती है उसके पीछे जो कारण होता है वो ये कारण होता है कि लोग एक समान कार्य करते हैं। एक समान कार्य से मतलब ये हो जाता है कि उनको जो कहना चाहिए एक आदेश या जो उनकी जो एक विश्वास व्यवस्था है वो उसमें भरोसा कर करके एक ही जैसा सभी लोग काम करेंगे। देखिए, एक जैसा काम करने से मतलब ये नहीं है कि सभी लोग एक ही प्रकार के उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई एक विचार है या कोई एक कार्य है तो उसको लेकर के लोगों में मत भिन्नता नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब मत भिन्नता नहीं होने के चलते सभी लोग क्या करते हैं, एक समान कार्य करते हैं या उनकी एक समान जीवन पद्धति रहती है। अब एक समान सोच या एक समान कार्य करने के पीछे रीजन क्या होता है, तो दुर्खिम ये बोलते हैं कि ये जो समाज होता है या ये जो यांत्रिक एकता होती है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि यहाँ विश्वास व्यवस्था बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। विश्वास व्यवस्था हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको धर्म के नाम से भी जान सकते हैं विश्वास व्यवस्था को, ठीक है। ये धर्म हो सकता है, ये परंपरा हो सकती है। तो दुर्खिम का ये कहना है कि लोग धर्म परंपरा इन सब में भरोसा करते हैं और उसी विश्वास के आधार पर क्या करते हैं, सभी लोग एक जैसा कार्य करते हैं, ठीक है। तो एक समान कार्य करने के चलते उनमें आपस में क्या है, उनके विचार कैसे हैं, एक जैसे हैं, इसलिए उनमें कोई भटकाव नहीं होगा। इसलिए उनमें जो एकता पाई जाती है वो एकता क्या कहलाती है, यांत्रिक एकता कहलाती है, ठीक है। दूसरी बात दुर्खिम ये बोलते हैं सावयवी एकता की। सावयव, सावयव से मतलब हो जाता है मानव शरीर। सावयव जो शब्द हो जाता है वो मानव शरीर के साथ जुड़ता है। देखिए, मानव शरीर की एक दूसरे के ऊपर, मानव शरीर में हमारे बहुत सारे अंग हैं और इन सभी अंगों की एक दूसरे के ऊपर क्या है, अंतर निर्भरता है। तो सावयवी एकता ये दुर्खिम बोलते हैं ये अंतर निर्भरता, अंतर जो निर्भरता होती है इंटरडिपेंडेंसी, यानी प्रकार्यात्मक, दुर्खिम बोलते हैं प्रकार्यात्मक अंतर निर्भरता इंटरडिपेंडेंसी, उसके चलते सावयवी एकता आती है। देखिए, जैसे कि हमारा मानव शरीर है, हम मानव शरीर, सपोज हमें खाना खाना है तो खाना खाने के लिए, कोई भी एक कार्य करने के लिए बहुत सारे अंगों पर और हम निर्भर हैं। जैसे हमें आँख से देखना पड़ता है, हाथ से उसे तोड़ना पड़ता है रोटी को, फिर मुंह तक ले जाना पड़ता है, फिर दांतों से उसे चबाना पड़ जाता है, उसके बाद फिर इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स काम करते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि केवल एक भोजन करने के लिए हमारे जो शरीर के अंग हैं एक दूसरे पर कैसे हैं, अंतर निर्भर है। तो दुर्खिम का यह कहना है कि जो सावयवी एकता होती है, सावयवी एकता के पीछे कारण यह हो जाता है क्या, प्रकार्यात्मक अंतर निर्भरता, ठीक। दुर्खिम का यह कहना है कि यह जो यांत्रिक एकता है ये एक समान कार्य करने के चलते होती है, और यांत्रिक एकता जिस समाज में मिलती है दुर्खिम ने उसको बोला है यांत्रिक समाज। क्या बोला है, यांत्रिक समाज के नाम से जाना है। यांत्रिक समाज का जो अर्थ है वो दुर्खिम बोलते हैं कि ये जनजातीय समाज होता है या ग्रामीण समाज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, विश्वास व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, परंपरा, प्रथा, ये आलिखित रूप में लोगों को आदेश देते हैं कि आपको एक जैसा कार्य करना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये पूरा विश्वास व्यवस्था, इसी विश्वास व्यवस्था के अधीन ये स्वयं का अपना कोई तर्क नहीं लगाते हैं और इसी विश्वास व्यवस्था के अधीन क्या करते हैं, जो उनको आदेश मिलता है, चाहे वो धर्म ने आदेश दिया है, चाहे वो परंपरा प्रथा ने जो आदेश दिया है, वो वैसा ही करने लगते हैं। वो कुछ भी हो सकता है वो बाल विवाह ही क्यों ना हो, या हो सकता है वो जादू टोना ही क्यों ना हो, ऐसे कुछ भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। वो उसमें भरोसा करते हैं और उसमें अपना तर्क जरा भी
नहीं लगाते। तो ऐसा समाज यांत्रिक समाज कहलाता है। और यांत्रिक समाज में आपसे पूछ सकते हैं कि यांत्रिक समाज में दुर्खिम ने किस समाज को सम्मिलित किया है। ध्यान रखिएगा, यांत्रिक समाज में दुर्खिम जनजातीय समाज और ग्रामीण समाज इसको सम्मिलित करते हैं। यही सावयवी एकता, तो दुर्खिम बोलते हैं कि सावयवी एकता जिस समाज में पाई जाती है उसको बोलते हैं हम सावयवी समाज, यानी ऑर्गेनिक सोसाइटी। सावयवी एकता को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। तो सावयवी एकता सावयवी समाज में मिलती है। सावयवी समाज दुर्खिम बोलते हैं कि ये जो आधुनिक समाज है, ये कैसा समाज है, ये सावयवी समाज है। उस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हो गया था, आधुनिक समाज अस्तित्व में आ चुका था। तो दुर्खिम का ये कहना है कि आधुनिक समाज में बहुत सारे अलग अलग अंग होते हैं और वो अपने कार्यों को संपादित करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आधुनिक समाज की सारी व्यवस्थाएं क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए हर एक व्यवस्था अपने आप में संपूर्ण व्यवस्था नहीं है, उसकी निर्भरता दूसरे पर होती ही है, ठीक है ना। इसलिए एक दूसरे पर अंतर निर्भरता के चलते दुर्खिम ने क्या बोला है, इसको ये बोला है सावयवी समाज। तो सावयवी समाज में सावयवी एकता मिलती है, साथ ही साथ क्या है, यांत्रिक समाज में कैसी मिलेगी, यांत्रिक एकता मिलेगी। यांत्रिक एकता एक जैसा कार्य करने के चलते उत्पन्न होती है, और जबकि सावयवी एकता किस मतलब कैसे उत्पन्न होती है, वो प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता के चलते होती है। अब दुर्खिम का ये कहना है कि ये जो यांत्रिक समाज है, इस यांत्रिक समाज में जो दंड व्यवस्था पाई जाती है या जो कानून व्यवस्था पाई जाती है वो है आपका प्रतिकारी। हम क्या बोलते हैं इसको, प्रतिकारी या फिर दमनात्मक। जो दंड व्यवस्था पाई जाती है या जो कानून पाया जाता है वो कानून कैसा पाया जाता है, दमनकारी कानून पाया जाता है। यहाँ पर ये प्रतिकारी शब्द थोड़ा गलत लिख दिया है मैंने। यहाँ जो कानून पाया जाता है कैसा पाया जाता है, दमनात्मक कानून। देखिए, दमनात्मक जो कानून होता है, दमनात्मक कानून से मतलब क्या हो गया, दमन करने वाला, ठीक है। अब दमन करने से मतलब ये हो जाता है कि यहाँ जो अपराध होता है, यहाँ क्या है, जो अपराध होता है और अपराध करने वाला व्यक्ति यानी अपराधी, इस अपराधी का ही दमन किया जाता है ताकि भविष्य में वो किसी भी तरीके से उस अपराध को दोबारा ना करने पाए। जैसे कि उदाहरण के रूप में ये जितने भी जनजातीय समाज, यदि हम पुराने समय की बात करें, देखिए आज तो बहुत कुछ आधुनिक कानून व्यवस्था हर जगह पहुंच चुकी है, लेकिन यदि हम बहुत पुराने समय की चर्चा करें तो दमनात्मक कानून का आप उदाहरण एक ये ले सकते हैं कि यदि किसी ने चोरी करी तो उसका हाथ काट दिया, और हाथ काट दिया ये कि भाई आप आगे से चोरी नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास हाथ ही नहीं बचा है, तो चोरी कहाँ से करेंगे। और वो दूसरे लोगों के लिए क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि चोरी करने के बदले क्या कर दिया जाएगा, हाथ काट दिया जाएगा। तो ऐसा कानून या ऐसा दंड विधान ये दमनात्मक मिलता है, कहाँ पर मिलता है, यांत्रिक समाज में मिलता है, ठीक है। और इसी के जस्ट अपोजिट यदि हम बात करें सावयवी समाज, तो सावयवी समाज में कानून व्यवस्था कौन सी मिलती है, प्रतिकारी कानून व्यवस्था मिलती है, और इसी को बोल देते हैं हम सुधारात्मक कानून व्यवस्था। और यहाँ पर जो अपराध है, उस अपराध को करने वाला जो व्यक्ति अपराधी है, उस अपराधी का दमन नहीं किया जाता है और उस अपराधी से घृणा नहीं की जाती है। उसमें सुधारात्मक कानून के तहत क्या किया जाता है, उसको सुधारा जाता है, उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है। साथ ही साथ क्या है, जिस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति, मतलब जिस व्यक्ति की क्षति हुई है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उस पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कानून व्यवस्था मिलेगी वो कैसी मिलेगी, प्रतिकारी कानून या सुधारात्मक कानून के नाम से उसे जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो सावयवी एकता है, सॉरी जो यांत्रिक एकता है, यांत्रिक एकता एक जैसा कार्य करने के चलते हो रही है, और साथ ही साथ कहाँ मिल रही है हमको, यांत्रिक समाज
में मिल रही है। यांत्रिक समाज का तात्पर्य जनजातीय ग्रामीण समाज से है, जबकि स्वावलंबी समाज का तात्पर्य किससे है? आधुनिक समाज से है। इसके अलावा जो दंडात्मक व्यवस्था है, आपसे पूछ सकते हैं कि दुर्खीम ने जो यांत्रिक समाज है उस यांत्रिक समाज में किस प्रकार के दंड का वर्णन किया है या किस प्रकार के कानून का वर्णन किया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दमनात्मक कानून है, व्यक्ति का ही दमन कर दिया जाता है, अपराधी का ही दमन कर दिया जाता है ताकि भविष्य में वो अपराध ना करे, और जबकि यहाँ पर क्या है, उसको सुधारा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं हम लोग। दुर्खीम क्या बोलते हैं? दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक एकता तब संभव होती है जब व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में विलीन हो जाता है। देखिए, यांत्रिक एकता के पीछे दुर्खीम ये बताते हैं कि व्यक्ति की स्वयं की सोच कुछ नहीं है, जो समूह जैसा बोल देगा वो वैसा ही करने वाला, वो स्वयं अपनी कोई सोच नहीं रखता। इसलिए क्या मतलब है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो किस में विलीन हो जाएगा? सामूहिक व्यक्तित्व में। जबकि स्वावलंबी एकता तब उत्पन्न होती है जब प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अस्तित्व अलग अलग होता है। ठीक है, यानी आधुनिक समाज में क्या होता है, हर एक व्यक्ति अपना अपना तर्क रखता है। यदि कोई नया कानून लाया जाएगा तो नए कानून में सबके तर्क अलग अलग हो जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा है, कुछ लोग बोलेंगे बिल्कुल बुरा है, कुछ लोग बोलेंगे उसमें सुधार की आवश्यकता है। सबके अपने अपने तर्क हैं, एक जैसा कोई भी विश्वास लोग नहीं करते हैं। जबकि जनजाति और आदिम समाज में क्या है, व्यक्तिगत स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं रहता, समूह और या उनकी जो विश्वास व्यवस्था है, धर्म परंपरा, उनको जैसा आदेश देते हैं वो वैसा ही करते हैं। प्रत्येक समाज के सदस्यों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतर श्रम विभाजन में देखने को मिलता है। तो देखिए, दुर्खीम श्रम विभाजन को यहाँ परिभाषित करते हैं और ये बोलते हैं कि हर एक समाज में जो सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर हो रहा है लोगों के बीच में, वो श्रम विभाजन के चलते होता है। अतः श्रम विभाजन केवल सामाजिक सांस्कृतिक विभेदीकरण की एक अभिव्यक्ति मात्र है। एक्चुअली में क्या है कि श्रम विभाजन की व्याख्या, देखिए श्रम विभाजन, हम थोड़ा सा श्रम विभाजन के ऊपर चर्चा कर लें। श्रम विभाजन जो शब्द आ जाता है, श्रम विभाजन का तात्पर्य क्या होता है? श्रम का बंटवारा। ठीक है, श्रम का बंटवारा। जैसे कि हम परिवार की यदि हम चर्चा करें तो एक सामान्य परिवार की यदि हम बात करें तो सामान्य परिवार में सबके अपने अपने कार्य बटे हुए रहते हैं। जैसे नॉर्मली पुरुष है वो घर से बाहर जाएगा और पैसा कमा करके लाएगा, महिला गृहिणी है तो वो घर में खाने वाने का पूरा ध्यान रखेगी, बच्चों का भी पूरा ध्यान रखती है, पूरे घर का ध्यान रखती है। बच्चों के हिस्से छोटे छोटे काम आ जाते हैं। कहीं विवाह हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र की यदि हम बात करें, किसी ग्रामीण क्षेत्र में यदि विवाह हो रहा है तो वहां पे भी बहुत सारे लोगों का अलग अलग कार्य बटा हुआ रहता है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं श्रम विभाजन। ये बहुत सामान्य सी बात होती है, हर एक समाज में आपको श्रम विभाजन मिलेगा, कार्यों का बंटवारा मिलेगा। श्रम विभाजन का जो शुरुआत में अध्ययन किया गया था वो अर्थशास्त्र में किया गया था, और श्रम विभाजन की जितनी भी परिभाषाएं मिलती हैं वो अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती हैं कि जब समाज में नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, ठीक है, समाज पहले की अपेक्षा कैसा हो जाता है? जटिल हो जाता है, तो श्रम विभाजन भी क्या हो जाता है? पहले की अपेक्षा ज्यादा जटिल हो जाता है। ठीक है ना? तो अर्थशास्त्र, जैसे कि औद्योगिक क्रांति हुई थी यूरोप में उस समय, तो औद्योगिक क्रांति के चलते जो यूरोप पहले था औद्योगिक क्रांति के पहले, औद्योगिक क्रांति के बाद वो वैसा नहीं रहा। ठीक है, ज्यादा श्रम विभाजन की आवश्यकता पड़ने लगी क्योंकि नई टेक्नोलॉजी उस समय आ चुकी थी। ठीक, तो श्रम विभाजन, दुर्खीम का ये कहना था कि श्रम विभाजन आप केवल उसे आर्थिक दृष्टिकोण से मत देखिए, वो वास्तविकता में क्या है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतर है। तो दुर्खीम ये बोलते हैं कि श्रम विभाजन केवल और केवल क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक विभेदीकरण की प्रक्रिया है। यानी दुर्खीम ने श्रम विभाजन को अर्थव्यवस्था से या आर्थिक विभेदीकरण के साथ नहीं जोड़ा है। चलिए, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अब हम बात करें श्रम विभाजन या सामाजिक एकता के आधार पर दुर्खीम ने समाज को, जैसा कि मैंने आपको बताया था,
दो भागों में बांटा था। देखिए, श्रम विभाजन की यदि हम चर्चा करें, श्रम विभाजन, तो श्रम विभाजन को लेकर के भी दुर्खिम ये बोल देते हैं कि श्रम विभाजन दो प्रकार का होता है, सरल श्रम विभाजन और दूसरा कैसा होता है, जटिल श्रम विभाजन। सरल श्रम विभाजन ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है यांत्रिक समाज में, और जटिल श्रम विभाजन ये कहाँ पाया जाता है, सावयवी समाज में। ठीक है, अब देखिए, सरल श्रम विभाजन यानी कि यांत्रिक समाज में जो मिल रहा है, तो इस श्रम विभाजन का जो आधार है ये कुछ मोटे मोटे से आधार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका आधार लिंग हो सकता है कि भाई पुरुषों का ये काम रहेगा, महिलाओं का ये काम रहेगा, ये हो गया श्रम विभाजन। इक्का दुक्का का आधार और हो जाते हैं, उसके आधार पर पूरा काम बढ़ जाता है, इससे ज्यादा वो लोग दिमाग नहीं लगाते हैं अपना। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनका धर्म परंपरा प्रथा उनको ऐसा करने का आदेश देती है। यहाँ जो मैंने आपको बताया सभी लोग एक जैसा कार्य कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि सभी महिलाएं एक जैसा कार्य कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि सब घर में हैं और अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हैं और घर को संभाल रही हैं। सभी पुरुष भी एक जैसा कार्य कर रहे हैं, सब बाहर जा रहे हैं और बाहर जाकर के पैसा कमा रहे हैं। ये हो गया श्रम विभाजन वहां पर। अब यहाँ पर जटिल श्रम विभाजन है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, विशेषीकरण आ चुका है, सारा काम अलग अलग हो चुका है। इसलिए इस विशेषीकरण में कई बार महिलाओं की भी आवश्यकता पड़ जाती है कि नहीं ये काम तो महिलाएं ही करेंगी, कुछ दूसरे काम में कि नहीं ये काम तो पुरुष ही करेंगे, या ये काम महिला और पुरुष मिल करके करेंगे। तो ऐसी स्थिति में श्रम विभाजन सरल नहीं रहता है, जटिल कैटेगरी में हो जाता है, बहुत सारे आधारों पर होने लगता है। इसलिए क्या है, सावयवी समाज में जो श्रम विभाजन होता है वो कैसा होता है, जटिल श्रम विभाजन कहलाता है। चलिए आगे देखें। अब हम बात करें यांत्रिक समाज की। ठीक है, कि यांत्रिक समाज को लेकर के दुर्खिम आकर क्या बोलते हैं। दुर्खिम का यह कहना है कि यांत्रिक समाज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सामाजिक सुदृढ़ता की है, यानी कि समाज में सुदृढ़ता या समाज में एकता बनी रहे। अकेला यांत्रिक समाज नहीं, सावयवी समाज की भी आवश्यकता क्या है कि एकता बनी रहे। यह सुदृढ़ता समाज की आचार संहिता में दिखती है। आचार संहिता से मतलब क्या हो जाता है कि वो जो समाज है यांत्रिक समाज, वहां पर किस प्रकार के नियम कानून चलन में है, लोग परंपरा प्रथा का पालन करते हैं, ये वहां की आचार संहिता है। यांत्रिक समाज की आचार संहिता का आधार दुर्खिम क्या बोलते हैं, सामूहिक चेतना है। ठीक है, तो यांत्रिक समाज की जो सामूहिक आचार संहिता है उसका आधार दुर्खिम क्या बता देते हैं, सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना से मतलब क्या है कि जैसे कि सभी लोग धर्म में भरोसा रख रहे हैं, तो कोई एक व्यक्ति या 1000 में से 20 लोग भी यदि धर्म का विरोध करते हैं तो भी उनके विरोध को कोई ध्यान नहीं देता है। सामूहिक चेतना, ये सब सारी चीजें मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो जो सामूहिक चेतना है, सामूहिक चेतना वहां की आचार संहिता को निर्धारित करती है। अब यदि ये भी पूछने में आ जाए कि सामूहिक चेतना का आधार क्या है, तो सामूहिक चेतना का आधार क्या हो जाएगा, वहां की विश्वास व्यवस्था, वहां की परंपरा, धर्म, रूढ़ी, ये सब क्या है, ये वहां की सामूहिक चेतना है। यानी कि लोग, जो पूरा समाज है वो समाज क्या सोचता है ये देखा जाता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट, दुर्खिम का कहना है कि ये जो यांत्रिक समाज है ये कैसा समाज है, भेदभाव रहित समाज है, यानी यहाँ पर भेदभाव नहीं होता है। ठीक है ना, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होता, मतलब नेग्लिजिबल है भेदभाव। ज्यादा से ज्यादा लैंगिक भेदभाव आपको मिल जाएगा, बहुत ज्यादा भेदभाव यहाँ पर नहीं मिलेगा। या अविभेदीकृत समाज, समाज में बहुत ज्यादा विभाजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उदाहरण मैंने आपको बता दिए, जनजाति समाज, ग्रामीण समाज। यहाँ व्यक्ति का स्थान द्वितीयक है, व्यक्ति का स्थान द्वितीय, यानी व्यक्ति की जो स्वयं की चेतना है वो द्वितीयक है। तो प्रथम स्थान किसका हुआ, तो दुर्खिम बोलते हैं प्रथम स्थान किसका है यहाँ पर, समाज का। यानी जो समाज या समूह या जो सामूहिक चेतना है उसका जैसा आदेश होगा व्यक्ति वैसा ही करेगा। इसके अलावा सामूहिक चेतना की उपस्थिति यहाँ पर मिलती है। तो देखिए ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब क्या है, यांत्रिक समाज
की विशेषताएं हैं, आपसे पूछ सकते हैं वहां पर कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक समाज की विशेषता है या कौन सी नहीं है। तो दैट ध्यान से देखिए, यांत्रिक समाज में दमनकारी कानून का प्रभाव है। ठीक है, यह भी मैंने आपको बताया कि यहाँ दमनकारी कानून मिलता है। यांत्रिक समाज में अपराध क्या है? जो सामूहिक चेतना को ठेस पहुंचाए। अब देखिए, सामूहिक चेतना को ठेस पहुंचाना जैसे हो सकता है कि किसी ने पर्दा प्रथा उसका उल्लंघन कर दिया तो वह अपराध माना जाता है वहां पर, या फिर हो सकता है किसी ने बाल विवाह का उल्लंघन कर दिया, बाल विवाह प्रथा को मानने से इनकार कर दिया तो भी उल्लंघन मान लिया जाएगा। वहां पर कुछ भी हो सकता है, जो समूह के विश्वास हैं, जो सामूहिक चेतना है, उसके विरोध में आपने काम कर दिया तो अपराध मान लिया जाएगा। और अपराधी को सजा देने के लिए क्या होता है? दमनकारी कानून। इसका उद्देश्य क्या होता है? अपराधी को ऐसा दंड देना कि वह भविष्य में कभी भी ऐसी क्रिया ना करे। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? दमनकारी कानून व्यवस्था कहलाती है। ये मैं बता चुका हूं अभी आपको। सावेवी समाज की चर्चा करें। सावेवी समाज कैसा होता है? संविदागत सुदृढ़ता पर। देखिए, संविदागत, संविदागत से मतलब क्या होता है कि लिखित नियम कानून होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। भारत की या आजकल जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उनका जो लॉ सिस्टम है, वो लॉ सिस्टम क्या कहलाता है? संविदागत सुदृढ़ता पर होता है। जैसे कि यदि आपका पीएससी में सिलेक्शन हो गया, तो पीएससी में सिलेक्शन के बाद आपको पोस्ट मिली, तो आपको कई सारी शर्तें आपको थोप दी जाएंगी कि आपके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट, कि आप ये करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। और जो नहीं करना था यदि आपने वो कर दिया तो आपको वो सस्पेंड कर देंगे, आपके विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे। तो संविदागत यानी कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी हर चीज और कैसी होती है? लिखित होती है। तो समाज कैसा है? संविदागत सुदृढ़ता पर निर्भर है, जबकि यांत्रिक समाज कैसा था? सामूहिक चेतना पर निर्भर था। समाज के सदस्य अपनी अपनी भूमिका कुछ निश्चित शर्तों के अनुसार संपादित करते हैं। हर एक व्यक्ति की भूमिका जो है, वो जो भी कार्य करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ लिखित शर्तें होती हैं। संविदा का अंतिम निर्णय कौन करता है? समाज करता है, यानी कि कानून व्यवस्था जो जस्टिस सिस्टम है, कोर्ट बने हुए हैं, वो करते हैं। जितना अधिक श्रम विभाजन होगा उतनी ही अधिक सावयवी सुदृढ़ता होगी। ठीक है, अब देखिए, श्रम विभाजन जैसे जैसे जटिल होता जाएगा, यानी कि जो, जैसे कि हमने बोला गांव, फिर गांव से बोला हमने बड़ा कस्बा, तो जो कस्बा है, कस्बा में श्रम विभाजन कैसा हो गया? थोड़ा जटिल ज्यादा। फिर हमने बोला नगर, तो और ज्यादा जटिल श्रम विभाजन। फिर हमने बोला महानगर, तो श्रम विभाजन और ज्यादा जटिल। तो दुर्खी में ये बोलते हैं कि जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ता जाता है, सावयवी एकता या सावयवी सुदृढ़ता भी कैसी हो जाती है? बढ़ती जाती है। बढ़ने से मतलब क्या होगा कि एक दूसरे के ऊपर निर्भरता क्या है? यहाँ निर्भरता एक दूसरे के ऊपर उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे महानगरों की यदि हम चर्चा करें, तो महानगरों में लोग सुबह सुबह दूध लेने के लिए दूध वाले के ऊपर निर्भर हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, यदि एक दिन सब्जी मंडी नहीं लगती है तो हाहाकार मच जाता है, यदि सफाई वाला नहीं आता है तो भी बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये सब क्या है? एक दूसरे के ऊपर अंतर निर्भरता आपको नगरीय समाज में मिलेगी, सावयवी समाज में मिलेगी। इसलिए तो हम बोलते हैं जितना अधिक श्रम विभाजन होगा वैसे ही सावयवी सुदृढ़ता भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, सावयवी समाज में क्या मिलता है? विभेदीकरण मिलेगा। समाज बहुत सारे अलग अलग खंडों में बढ़ जाता है, यानी कि जैसे समाज का एक आर्थिक खंड अलग हो जाता है और उसका राजनीतिक खंड अलग हो जाता है। इसके अलावा जो मेडिकल सिस्टम है वो अलग हो जाता है, जस्टिस सिस्टम बिल्कुल पूरी तरीके से अलग हो जाता है। तो ये क्या, अलग अलग खंड हो जाते हैं, इसको खंडात्मक समाज भी बोलते हैं। यहाँ विभेदीकरण मिलेगा आपको, विशिष्टीकरण मिलेगा। जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट लोग मिल जाएंगे कि भाई ये आईज स्पेशलिस्ट है, ये ईएनटी स्पेशलिस्ट है, ये ऑर्थो वाले स्पेशलिस्ट हैं। जबकि आप ग्रामीण समाज में रहेंगे तो आपको स्पेशलिस्ट नहीं मिलेगा, एक डॉक्टर ही मिलने वाला है। तो सावयवी समाज में क्या होता है? विशिष्टीकरण बढ़ने लगता है, ये जटिल प्रक्रिया होती है। खंडात्मक समाज मैंने अभी आपको बताया अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। अलग अलग खंडों में जैसे मतलब एक डॉक्टर्स अलग हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग अलग हो गए, लेबर
की कैटेगरी अलग हो गई, ठीक है ना। जो ऑटो के ड्राइवर हैं उनकी कैटेगरी अलग हो गई, होटलों की कैटेगरी अलग हो गई, तो ये अलग अलग खंड बने हुए हैं वहां पर। समाज के विभिन्न रंगों में प्रकार्यात्मक निर्भरता होती है। सभी लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। यदि एक कार्य बंद हो जाए या एक सप्लायर या जो एक प्रकार की सेवा देने वाले लोग हैं वो यदि अपनी सेवा देना रोक देंगे तो उसका असर पूरे सोसाइटी पर, पूरे समाज पर पड़ जाता है। और एकदम जैसे दूध की एक दिन भी यदि हड़ताल हो गई तो क्या होगा, पूरे शहर में हाहाकार मच जाएगा। विभिन्न व्यवसायों का विकास होता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बहुत नए नए व्यवसाय आते हैं, ठीक है। जैसे आप महानगरों में आएंगे तो आपको फैशन डिजाइनिंग के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे आपको, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आजकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे यहाँ पर आपको, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाएंगे, ये सब सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रोफेशंस डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट, सामूहिक प्रतिनिधान यहाँ की विशेषता होती है। अब देखिए दुर्खिम का ये कहना है कि ये जो समाज होता है ना, ये समाज में कोई सावयवी एकता तो है नहीं है, सॉरी कोई सामूहिक चेतना तो होती नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डबले, अपना अपना राग होता है। कोई पूरे समाज के आदेश को तो मानता नहीं है, लोग धर्म को भी उतने ज्यादा नहीं मानते हैं, कानून का भी उल्लंघन करते रहते हैं अपने अपने तरीके से। तो यहाँ पर समाज को बांधे रखने का काम कौन करता है, सामूहिक प्रतिनिधान। सामूहिक प्रतिनिधान से मतलब तुर्की बोलते हैं कि यहाँ कुछ प्रतीक होते हैं और वो जो प्रतीक रहते हैं वही समाज को बांधे रखने का काम कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सामूहिक चेतना तो इस प्रकार से कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि व्यक्तिवादिता क्या है, व्यक्तिवादिता यहाँ पर ज्यादा है। तो यदि आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, तो यांत्रिक समाज है, यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना है वहां की एकता का आधार, जबकि सावयवी समाज में सामूहिक प्रतिनिधान बताते हैं दुर्खिम एकता का आधार। यहाँ पे कानून कैसा मिलेगा, मैंने भी आपको बताया, प्रतिकारी कानून या पुनर्स्थापना कानून, इसको क्या बोलते हैं, सहकारी कानून, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। इस कानून का उद्देश्य क्या है, दंड न देकर नागरिकों को सामान्य जीवन में पुनर्स्थापित करना होता है। यानी कि यदि किसी को जेल भी भेज दिया गया तो जेल में उसका सुधार किया जाता है और उससे ये बोला जाता है कि हम आपसे एक अच्छा नागरिक बनने की अपील करते हैं। जब आप यहाँ से निकल करके बाहर जाएं तो क्या करें, अच्छे नागरिक की तरह जीवन जिएं। तो पुनर्स्थापित किया जाता है व्यक्ति को समाज में, और साथ ही साथ पीड़ित व्यक्ति की क्या की जाती है, क्षतिपूर्ति, यानी जिसने नुकसान पहुंचाया है उससे पीड़ित व्यक्ति को भरपाई दिलवाई जाती है। तो ये कानून कैसा कानून कहलाता है, प्रतिकारी कानून कहलाएगा। नेक्स्ट, श्रम विभाजन का असामान्य रूप। असामान्य रूप से दुर्खिम का मतलब यह है कि श्रम विभाजन यदि जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो आखिर क्या होगा। तो दुर्खिम बोलते हैं कि जब सावयवी समाज में व्यवसाय कैसे हो जाए, अत्यधिक विशिष्ट बन जाते हैं तो वो समाज के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते और उसका परिणाम समाज के लिए कैसा होता है, विघटनकारी हो जाता है। यानी समाज में इतना ज्यादा विशिष्टीकरण, इतना ज्यादा खंडात्मक समाज हो जाता है कि उसका जो विशिष्टीकरण है वो विशिष्टीकरण और समाज वो आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते। तो वो जो सावयवी एकता है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, एकता टूटने लगती है और विघटनकारी गतिविधियां सामने आने लगती हैं। और दुर्खिम का कहना है कि जब ऐसा होता है तो ये चीजें होती हैं क्या, व्यक्तिवादिता का बहुत ज्यादा विकास हो जाता है, यानी लोग इतने ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। व्यक्ति के अंदर सामूहिक एवं पारस्परिक निर्भरता का अभाव होने लगता है, लोग एक दूसरे पर धीरे धीरे डिपेंडेंसी क्या होते लगते हैं, समाप्त करने लगते हैं। और इसी के चलते दुर्खिम बोलते हैं कि ये जो अवस्था है ये क्या कहलाती है, अप्रतिमानता या एनोमी की अवस्था कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये दुर्खिम का बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, एनोमी। तो एनोमी किसकी विशेषता है यदि आपसे पूछें तो ध्यान रखना ये सावयवी समाज की विशेषता है। तो जब श्रम विभाजन का कैसा हो जाए, जरूरत से ज्यादा जटिल हो जाए, जरूरत से ज्यादा विशिष्टीकरण आ जाए, तो ऐसी स्थिति में लोगों को समझ में नहीं आता है नियम कानून, और क्या होने लगता है, दुर्खिम ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, एनोमी की कंडीशन बोलते हैं। और इसी स्थिति में समाज में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। ये आपका आत्महत्या का सिद्धांत अलग से पढ़ना है।
नेक्स्ट, श्रम विभाजन का कारण दुर्खीम बताते हैं। एक्चुअली यदि हम बात करें श्रम विभाजन सरल है और सरल से हो गया जटिल, तो उसके पीछे क्या कारण है, ये आपसे पूछने में आ सकता है। तो पहली बात तो बताते हैं दुर्खीम के जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि के श्रम विभाजन। तो नो डाउट बात सही है, जब सरल समाज जनजातीय समाज वहां की जनसंख्या कैसी है, कम है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ता जाएगा, ठीक है, गांव, गांव से कस्बा, कस्बा से नगर, नगर से महानगर, क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती आ रही है। तो श्रम विभाजन का कारण जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि। और दुर्खीम बोलते हैं अकेला घनत्व में वृद्धि नहीं, उसका जो नैतिक घनत्व होता है, नैतिक घनत्व से मतलब क्या है कि समाज की ये ड्यूटी बनती है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़े, वो उस समाज के सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं यानी उनको घर चाहिए, उनको खाने के लिए अनाज भोजन चाहिए, जॉब चाहिए उनको, तो वो समाज की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने समाज के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कराएं। तो इसलिए बोलते हैं कि ये समाज का नैतिक घनत्व होता है। तो समाज के जनसंख्या के घनत्व और जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि जब हो जाती है, तो श्रम विभाजन सरल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, जटिल में कन्वर्ट हो जाता है। और समाज भी यांत्रिक समाज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्वाभाविक समाज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब पूरा था एकता, सामाजिक एकता का वर्णन, साथ ही साथ कानून व्यवस्था का भी वर्णन कर दिया इसमें, और साथ ही साथ क्या है कि जो श्रम विभाजन है उसके बारे में भी पूरा आपको बता दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछने में आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे धर्म का सामाजिक सिद्धांत। तुर्की के सारे सिद्धांत सामाजिक हैं क्योंकि समाज को ही वो प्राथमिकता देते हैं। चलिए, तब तक आप अपनी सेट की तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।